ये घटना मेरी मौसी के बेटे जिनका नाम हेमंत है उनके साथ घटी थी। बात काफ़ी पहले की है, जब वो करीब 10-12 साल के रहे होंगे। तब मौसी लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज के पास रहती थी। भैया के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आपकी मैगज़ीन नाम से उनकी किताबों की एक बड़ी दुकान थी और समाचार पत्र के लखनऊ में सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर वहाँ सब उन्हें दीवान जी के नाम से जानते थे। वे बेहद उदार, सबकी मदद करने वाले और सौम्य व्यवहार वाले व्यक्ति थे। मैं उन्हें दादाजी ही कहता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोतों को। हेमंत भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचों में खेलते कूदते थे। वहाँ के लोगों के साथ मधुर व्यवहार के कारण कभी कोई उन्हें मना नहीं करता था। दीपावली आने वाली थी और बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां चल रही थीं। दोनों भैया लोग उस दिन साइकिल में घूम रहे थे। बड़े भैया सुमंत ने हेमंत भैया को पीछे वाली सीट पर बिठा रखा था और वो वहीं मेडिकल कॉलेज के चारों ओर घूम रहे थे। तभी उन्हें एक जान पहचान के अंकल जी मिल गए, जो बड़े भैया से कुछ बात करने लगे। साइकिल अपने स्टैंड पर खड़ी थी। सुमित भैया अंकल जी से बात कर रहे थे और हेमंत भैया अभी भी साइकिल के पीछे ही बैठे हुए थे। तभी अचानक हेमंत भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। अंकल और सुमंत भैया उनके पास आए, उन्हें उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद संतुलन खोने की वजह से वह गिर गए होंगे, इसलिए वह उन्हें घर ले आए। घर आने पर मौसी जी उनके मुंह पर पानी छिड़का, मगर उन्हें होश नहीं आया। अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगीं और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आसपास खड़े सब लोग बड़ा घबरा रहे थे। मेडिकल कॉलेज पास ही था, इसीलिए बिना देर किए हेमंत भैया को इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल की और इलाज करना तुरंत शुरू कर दिया, किंतु शरीर पर ना कोई चोट थी और ना ही कोई जख्म का निशान। भैया की सांसें फिर से उखड़ने लगीं। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया, किंतु अभी भी थोड़ी थोड़ी देर में उनकी सांसें उखड़ती और वह बेहोश हो जाते। डॉक्टरों को उनकी इमरजेंसी एक्सरे, ब्लड एवं अन्य टेस्ट भी करवाए गए, किंतु कहीं भी कोई दिक्कत सामने नहीं आई। उधर एक व्यक्ति ने दीवान जी को भी खबर दे दी कि उनके पोते को चोट लगी है और वह अस्पताल में बेहद सीरियस है। दीवान जी ने तुरंत दुकान का शटर गिराया और भागकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहां सब उन्हें जानते थे, इसीलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आए और सारी स्थिति से अवगत कराया। 5-6 डॉक्टर लगातार हेमंत भैया की निगरानी में लगे हुए थे। दीवान जी रिसेप्शन पर गए और अपनी पहचान के सीनियर डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद ही वहाँ 3 डॉक्टर और आ गए, जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दीवान जी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई। उन्होंने ध्यान से सारी बातें सुनी और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को रखा गया था। उनके दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और प्रोफेसर को देखते ही कहा, सर कोई फ़ायदा नहीं, लड़के की मौत हो चुकी है। हालांकि उसने यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन वहाँ उपस्थित लोगों ने यह सुन लिया था। दीवान जी यह सुनते ही जोर जोर से रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला। उनमें से एक प्रोफेसर, जिन्हें सब प्रोफेसर रंजन के नाम से जानते थे, 3 डॉक्टर के साथ भैया को
खुद चेक करने के लिए वार्ड में चले गए। बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दीवान जी को संभाले हुए थे और उन्हें समझा रहा था कि प्रोफेसर रंजन को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहाँ मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थी। देखो, धड़कन चली क्या? ठीक से यहाँ दबाव बनाओ, पैरों को देखो, हिलते हैं या नहीं? ये अभी जिंदा है, हाथ हिला था अभी इसका। इस तरह की आवाज़ें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थीं। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर रंजन बाहर आए और बताया, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है दीवान जी, बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। इस खबर से सबको राहत मिली थी, मगर प्रोफेसर इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट और एक्सरे सामान्य हैं तो फिर इतनी सीरियस हालत की वजह क्या हो सकती है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से भी कही कि हम अभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है उसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल पा रही है। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है और भगवान क्या चाहता है। अब सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़कर सब बैठ गए थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किसके पास जाए। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेखबर दीवान जी, मौसा जी और मामा जी अस्पताल में ही रुके हुए थे। मोबाइल का तब जमाना नहीं था, इसीलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे ही फैल रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। घर से आया वह खाना वैसा ही रखा हुआ था, किसी का भी खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर दीवान जी को घर भेजकर केवल मामा जी और मौसा जी ही अस्पताल में रुक गए। हिम्मत भैया की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और अब तक उन्हें होश नहीं आया था। आधी रात को करीब 2 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए। वो सिगरेट पीते हुए टहलते हुए सोच रहे थे कि यह सब अचानक ही क्या हो गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, भैया जी नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, अरे भरतराम, कैसे हो? हम ठीक हैं, आप बताइए, इतनी रात को यहाँ कैसे? मामा जी ने शुरू से आखिरी तक सारी बात बता दी। इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया भी नहीं। हमारी तो यही अस्पताल में ड्यूटी है। क्या बताऊं भरत, सुबह से खाने पीने का भी होश नहीं है। घर पर दीदी के भी बुरे हाल हैं। समझ नहीं आ रहा है यह क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। मामा जी ने बड़े ही दुखी मन से कहा, भैया जी आप परेशान ना हो, बस थोड़ी देर रुक जाओ। सवेरा होते ही हम अपना झोला ले आएं, फिर देखते हैं कहीं कोई और बात तो नहीं। उन्होंने मामा जी से कहा, जैसा बन पड़े वैसा करो, बस ये ठीक हो जाए। मामा जी ने बड़ी उम्मीद से कहा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बात की और वापस आकर वही आईसीयू के बाहर बैठ गए। हेमंत भैया की हालत में कोई सुधार न होता हुआ देखकर डॉक्टरों ने उन्हें एक अलग वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दीवान जी और मौसी जी भी आईं और रोते बिलखते किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसा जी के साथ घर चली गई। मामा जी ने दीवान जी को भरतराम के बारे में बताया और उनसे कार्रवाई की इजाज़त मांगी।
उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस तंत्र मंत्र पर कभी विश्वास नहीं करते थे उसकी भी इजाज़त दी थी। शायद कोई चमत्कार हो जाए और हेमंत ठीक हो जाए। मामा जी घर पर गए और जल्दी से नहा धोकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें भरतराम से जो मिलना था। जैसे ही भरतराम आए, तुरंत मामा जी उन्हें लेकर उस वार्ड की ओर चल दिए जिसमें हेमंत भैया को रखा गया था। मामा आराम से अंदर जाकर दीवान जी को बताने लगे कि जिस व्यक्ति के बारे में बताया था वह आ गए हैं। लेकिन ये क्या, भरतराम दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर फिर भी वह वहीं खड़े रहे। वह अंदर आने की कोशिश करते और फिर से वहीं खड़े हो जाते। यह सब देखकर मामा जी को बड़ा अजीब लगा और उन्होंने भरतराम से पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? भैया, हम अंदर आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, किंतु ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी ताकतवर है कि हम खुद को जिस विद्या से बांधे हैं उसके साथ हम इस कमरे में घुस ही नहीं सकते। उन्होंने थोड़ी सी माथे पर उभर आई चिंता की लकीरों के साथ कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें, अब कैसे क्या होगा? थोड़ा सा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठे होने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर दीवान जी बैठे हैं ना, और हम ठहरे नौकर आदमी, उनके बराबर बैठना अच्छा नहीं लगता। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा कुछ नहीं बोली। कुछ देर तक उन्होंने धीरे धीरे अपना मंत्र जाप किया और वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ? समस्या का कुछ हल नजर आया? भैया, यह शक्ति बहुत विकट है। 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये जिएगा 100 साल तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर घुसने नहीं दे रही है, तो हम भी इसे बाहर नहीं निकलने देंगे। हम भी यही डेरा जमाए रहेंगे, देखें कितना और खेल दिखाता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। अब सबको इंतजार था तो सिर्फ 12:30 बजे तक के समय के कटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भरतराम बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकालकर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे 2.5 दशक जैसे लग रहे थे। दीवान जी को डॉक्टरों पर यकीन था, मगर मामा जी को भरतराम पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाएं और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र भी समस्या का एक बड़ा कारण हो सकता है। बाहर बैठे हुए भरतराम की बेचैनी देखी जा सकती थी। कोई भी उन्हें देखकर जान सकता था कि वहाँ बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम आदमी की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहाँ काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो वार्ड में जाते वक्त भरतराम से बोली, अंकल आप यहाँ तंत्र मंत्र कर रहा है ना? हमको ये सब पता है। बेटी आप सब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ़ कर देती हैं, लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। भरतराम ने उस नर्स को समझाया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई
और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और भरत राम पर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था। एक गलती से दो दो जाने जा सकती थीं, एक जो पहले से ही गिरफ्त में थी और दूसरी जो उससे टकरा रही थी। किसी तरह से 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे उसका प्रबल समय खत्म हो रहा था, उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। हेमंत भैया की सांसें उखड़ने लगीं, आंखें पलट गईं। उनकी आंखों में सिर्फ सफ़ेदी नजर आ रही थी, आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटके खाने लगे थे। 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर तुरंत अंदर गए और बाकी सबको बाहर कर दिया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए थे और उधर भरत राम भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसी जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। डॉक्टरों ने हेमंत भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार दबा रहा था। तभी अचानक अंदर से हेमंत भैया के चिल्लाने की आवाज़ आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, मगर भरत राम ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। पूरे 24 घंटों बाद भैया की आवाज़ आई थी, इसलिए वो अंदर जाने पर आमादा हो गई। भरत राम ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिया और समझाया कि अगर ये अंदर चली गई तो फिर ये लड़का तो बच जाएगा, मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो छलावा है, किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए तुम्हारे परिवार से। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। भरत राम के लिए परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात से थोड़ी सी उम्मीद नजर आई। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। कुछ देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद हेमंत भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर बाहर आ गए। दीवान जी से कहा कि हेमंत ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब है कि अब दोबारा होश आने तक शायद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर सोता है उसे सोने दें एवं उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। दीवान जी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक भरत राम की परीक्षा और बाकी थी। भरत राम ने सबको 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले से कुछ भस्म निकाली और अंदर वार्ड में फेंक दी। फिर न जाने किससे वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कि कोई इंसान परेशान करने वाली किसी मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से एक धागा निकाला और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया। फिर मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे ना आए, खासकर इस परिवार का। उन्होंने दीवान जी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी ये बात सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की ओर दौड़ पड़े अपने बेसुध बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक उम्मीद थी, मगर किसी अनहोनी की आशंका ने अभी भी सबको डरा रखा था। सब बैठे सिर्फ हेमंत भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद भरत राम दोबारा लौटकर अस्पताल तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने
एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम ठीक हो गए। बस थोड़ी सी कमजोरी बता रहे थे। सबको पहचाना भी, खाना भी आराम से खाया, और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ था तो वो सिर्फ इतना ही बता सके कि मैं साइकिल से गिर गया था। इससे आगे उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की इजाज़त भी दे दी और कहा कि अगर इसे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल ले आएं, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 3 दिन तक रोज ले आएं। वैसा ही किया गया और हेमंत भैया 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए। उधर जब मामा जी भरतराम के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी को बताईं, जो इस प्रकार थी। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का 300 साल पुराना पेड़ है। जब ये दोनों भाई सुबह खेलने गए थे तो ये उसके नीचे बैठकर खेल रहे थे, जो उस बरगद पर निवास करने वाली शक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसकी चपेट में आ गया। वैसे वो शक्ति चाहती तो दोनों को वहीं पर ख़त्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं, इसीलिए उसने सिर्फ परेशान किया सबको। इतना ही नहीं, वो ज़िंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी ज़िंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, एक जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले आश्चर्य से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो भरतराम फिर इसे काबू कैसे किया? उन्होंने बताया, ये शक्तियाँ यहाँ सब जगह आज़ाद घूमती रहती हैं, कोई इन्हें यहाँ से ना हटा सकता है और ना ही पकड़ सकता है। इसलिए पहले हमने उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर ना आ सके। फिर हमने उसको ये धमकी दी कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे हमेशा के लिए इसी जगह बांध देंगे, जहाँ उसे कैदी की तरह हमेशा के लिए कैद रहना पड़ता। तो उसने अपनी आज़ादी के लिए हेमंत को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पूछा, भरतराम आखिर वह शक्ति कौन थी? इस सवाल पर भरतराम मौन हो गए और मामा जी के बार बार पूछने पर सिर्फ इतना ही कहा कि आम आदमी के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसके बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताऊंगा। बस सिर्फ इतना जान लो कि वो शक्ति बरगद के उस पेड़ पर निवास करती है। धन्यवाद।